आज बहुत खबर लेकर आया हूं, संख्या बहुत ज्यादा है। कोलकाता में बहुत बवाल मचा है भाई, बहुत बवाल मचा है, खूब हंगामा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन सिर्फ बंगाल में हुआ है, वीडियो तो छत्तीसगढ़ से भी आया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको दिखाता हूं कि अगले 1 घंटे कौन कौन सी खबर आप देखने वाले हैं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको एक एक करके बता देता हूं कि आज सबसे पहले कौन सी खबर देखेंगे आप। कोलकाता में मचे बवाल की तस्वीरें दिखाऊंगा। कोलकाता में आज छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला है और हां, छात्रों पर पुलिस ने खूब लाठियां भी बरसाई हैं। सब दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा विस्तार से, एक एक तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर में बात झारखंड की राजनीति में मचे हड़कंप की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में आने वाले हैं, बता दिया है 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे बीजेपी। क्या क्या असर होगा, झारखंड का क्या प्लान बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जुड़े रहिएगा विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर में बात छतरपुर हिंसा में आज के अपडेट की करेंगे और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार हो गया है। चौथी खबर में बात रीवा में ब्रेन ट्यूमर की खूब चर्चा हो रही है और असल में हो क्या रहा है, सिर्फ कागजों पर ब्रेन ट्यूमर हुआ है। कलेक्टर मैडम पता करेंगी गड़बड़ मामला क्या है, विस्तार से दिखाएंगे। खबर क्या है, जुड़े रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पांचवी खबर में आपकी सेहत से जुड़ी, बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, सावधान रहिए। कई शहरों से रिपोर्ट आई है, दिखाएंगे विस्तार से। छठवीं खबर में छत्तीसगढ़ से क्या है, भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में दरोगा साहब घायल हो गए। जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे। इस प्रदर्शन के बाद खूब बवाल हो रहा है। सातवीं खबर में आपको बलरामपुर की एक विधायक का वीडियो दिखाएंगे। कह रही हैं सम्मान दीजिए, विधायक हूं मैं। सम्मान क्यों मांग रही हैं, बने रहिएगा, ये भी दिखाएंगे। आठवीं खबर में बात देवेंद्र यादव की करेंगे। देवेंद्र यादव आज ट्विटर में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहे हैं। देवेंद्र यादव की रिमांड फिर बढ़ गई है, जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या क्या अपडेट है, सब कुछ बताएंगे। नौवीं खबर रील से जुड़ी है। अगर आपकी पत्नी रील बनाती है तो थोड़ा संभल कर देखिएगा इस खबर। रील बहुत लोगों की जान ले रहा है, इस बार क्या मामला है वो भी बता देंगे। शुरुआत करते हैं, वो आपको दिखा देता हूं। कोलकाता में भारी हंगामा हुआ है, देख लीजिए। बैरिकेड तोड़ रहे हैं और एक तरफ पुलिसकर्मी है और एक तरफ प्रदर्शनकारी। और इस प्रदर्शनकारी का जो जितनी तस्वीर आई है वो आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि एक लेडी डॉक्टर के रेप और उसकी हत्या के बाद क्या न्याय की मांग इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। चलिए, पूरी खबर है वो बता देता हूं। छात्रों पर ममता सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन से पानी की बौछार करके छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की गई। और ये सब क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि छात्र संगठन कोलकाता में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में नबन्ना मार्च निकाल रहे थे। आज छात्र संगठन नबन्ना भवन की ओर से ही मार्च करने निकले थे। मार्च शुरू होते ही कोलकाता पुलिस ने रोक दिया, जिसको लेकर बवाल मच गया। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे विस्तार से कि आखिर कोलकाता की सड़कों में आज क्या क्या हुआ। रिपोर्ट दिखाइए। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। इस मार्च का नाम नबन्ना इसलिए रखा गया क्योंकि नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सभी मंत्री और अफसर बैठते हैं। इस आंदोलन के आयोजक पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोट मंच था, जिसने नबन्ना मार्च को बुलाया था। प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांगें हैं। पहली ये कि डॉक्टर मर्डर और रेप मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिले और मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें। इन दोनों मांगों को लेकर ही छात्रों ने आज प्रदर्शन किया और यही उनकी प्रमुख मांग थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को नवन्ना भवन जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए। वाह, बंगाल सरकार गजब प्रदर्शन करने वालों को रोकने के लिए तगड़ी व्यवस्था की थी। लेडी डॉक्टर के उस अस्पताल में अगर उसकी जिंदगी की सुरक्षा भी ऐसी दे दी होती सरकार ने तो शायद देश भर में इतना बवाल नहीं होता। तगड़ी बैरिकेडिंग की गई, फिर भी आंदोलनकारी अलग अलग इलाकों से पहुंचे। प्रदर्शन कितना उग्र हो गया, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। डंडे चले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के बौछार से छात्रों को भगाने की कोशिश की गई, सड़क पर घसीटा गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में ले गई, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन और बढ़ता गया। कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र डटे रहे, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। घंटों तक चले इस प्रदर्शन में हर 15 मिनट पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, हर 15 मिनट। आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर प्रदर्शन शुरू होने से पहले की। प्रदर्शन वाले इलाके में पहले बैरिकेडिंग की गई और छात्र उस बैरिकेड्स को पार ना कर सकें, इसलिए ग्रीस लगाया गया ताकि छात्र चढ़ें तो फिसल जाएं। और दूसरी तस्वीर बैरिकेडिंग तोड़ने की। कोलकाता पुलिस के किलेबंदी को छात्रों ने कैसे तोड़ दिया, इन तस्वीरों में देख लीजिए। तीसरी तस्वीर में देखिए, प्रदर्शन के बाद सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर बैरिकेड्स की बिल्डिंग की गई। फिर भी जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर ज्वाइंट कमिश्नर क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। किए हैं ओनली जहाँ पे इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया, जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, तो वहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। बाकी जो क्राउड रोड ब्लॉक किए हुए थे या पत्थर चला गए थे, उन लोगों को चेंज किया गया। हम लोग का पूरा पुलिस रिस्ट्रेंड वे में जो क्राउड आया उसको टैकल कर रहा है। कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर खूब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को ममता सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी पुलिस मुख्यालय जा रही थी, तभी पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका और बीजेपी के नेता 20 सड़क पर धरने पर बैठ गए। वीडियो देख लीजिए। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुना दीजिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8000 पुलिस। वाटर कैनन दे आर यूजिंग। डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइकिंग का डिमांड किए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़क पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए ममता बनर्जी जी, इस्तीफा दे दीजिए। खूब प्रदर्शन हो रहा है भाई, खूब प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल में बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कल 12 घंटे के लिए बंगाल बंद बुलाया है, मतलब कल भी बवाल होना है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिया है कि कल कोई बंद नहीं होगा। आज तो राजनीति हुई, अब कल और मामला गरमाने वाला है, जिस तरह से बयान बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं। 8 और 9 अगस्त की रात एक होनहार डॉक्टर के साथ पहले रेप और फिर बेरहमी से हत्या के मामले में जो जो अपडेट आ रहा है हर दिन दिखा रहा हूं आपको, हर दिन दिखा रहा हूं, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर सड़क पर बैठ गए थे, इलाज नहीं हो रहा था। बेटी के इंसाफ के लिए आवाज देश भी उठा रहा है और आपका अपना चैनल भी यही चाहता है कि बेटी को इंसाफ मिले। कल भी जो तस्वीरें आएंगी वो दिखाऊंगा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। अगली खबर क्या है? बीजेपी ने झारखंड जीतने का प्लान बना लिया है।
चंपाई सोरेन इस समय खबरों में बने हुए हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके नाम के आगे भी सोरेन जुड़ा हुआ है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सारे लोग वो हैं जो झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में अब तक दिखाई और सुनाई देते रहे हैं। लेकिन यहां कहां दिख रहे हैं ये भी चलिए बता देता हूं। अमित शाह के साथ बैठे हैं और ट्वीट कौन कर रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा। चंपाई सोरेन ने मन बना लिया है, मन बन गया है, सब तय हो गया भाई साहब, सब तय हो गया है। चंपाई जी ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने साथ कुछ जेएमएम के नेताओं को लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। हलचल थी, क्या करेंगे चंपाई सोरेन। बीते 18 अगस्त को चंपाई सोरेन की नाराजगी की खबर आई थी, फिर दिल्ली रवाना भी हुए थे। ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति है, बात नहीं बनी होगी, या यूं कहें जिससे मुलाकात करने गए होंगे नहीं मिल पाए होंगे। अब मुलाकात हो गई, फोटो आ गई, देख लीजिए फोटो। कल रात करीब 11:30 बजे चंपाई सोरेन और अमित शाह के मुलाकात की तस्वीरें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मुलाकात के वक्त खुद सीएम हिमंता बिस्व शर्मा भी मौजूद थे और आधिकारिक ऐलान कर दिया गया कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी के हो जाएंगे, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले हिमंता बिस्व शर्मा पहुंचे थे, तभी हिमंता ने चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया था। कल सुबह वाला बयान सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा, सुनाइए। तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए भाई, राजनीति में हर बयान के मायने होते हैं। हो सकता है हिमंता बिस्व शर्मा ने ही चंपाई को बीजेपी में आकर ताकत बढ़ाने का न्योता दिया हो। और इनकी बात सुनकर ही कल चंपाई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने पर चंपाई सोरेन ने क्या कहा है वो भी सुना दीजिए। सुनिए चंपाई सोरेन क्या कह रहे हैं। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। अब निर्णय ले लिए हैं तो हम भी शुभकामनाएं आपको दे देते हैं। चंपाई सोरेन जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के दुलारे माने जाते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए। और राजनीति की परिभाषा वही है कि जो नीति हमको राज कराए उसे ही राजनीति कहते हैं। देख लीजिए, शिबू सोरेन के दुलारे माने जाते हैं, साथ ही हेमंत सोरेन के भी करीबी रहे हैं। यही वजह थी कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया, किसी और को नहीं, चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में जेएमएम को बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। सीता सोरेन और उनकी देवरानी कल्पना सोरेन में तनातनी की खबरें आती रहती हैं, जिसके बाद सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का फैसला किया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर सीता सोरेन क्या कह रही हैं ये भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए जरा क्या कह रही हैं सीता सोरेन। ये नई बात नहीं हुई जेएमएम पार्टी के लिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो कि बड़े लीडर उस पार्टी से
रिश्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे तब उस समय के किस तरह से वो पार्टी चलाते थे, किस तरह सम्मान पूर्वक एक एक लीडर को, नेता को वो देखते थे। आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे कोई जेएमएम पार्टी में बचा नहीं रह गया है कि एक एक नेता का सम्मान किया जाए। अब चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे जेएमएम को झारखंड में तगड़ा झटका लगेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी विस्तार से बता देता हूं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन का कोल्हान रीजन में अच्छा प्रभाव है। झारखंड की बारीकियों को बता रहा हूं। चंपाई जिस कोल्हान रीजन से आते हैं उसमें 3 अहम जिले हैं, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इन तीनों ही जिलों में चंपाई सोरेन का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं और यहां बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जानते हैं? झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में इन सभी 14 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली थी। समझ गए आप? चंपाई सोरेन और कोल्हान रीजन में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था और क्यों चंपाई सोरेन अब बीजेपी के होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन संथाल जनजाति के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। संथाल जनजाति का झारखंड में दबदबा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में कुल आबादी 3 करोड़ 29 लाख के करीब है, जिसमें जनजातीय आबादी 86,35,000 के करीब है। आदिवासी वोटर्स झारखंड में निर्णायक भूमिका में हैं। निर्णायक भूमिका में सरकार बनाते और गिराते हैं। इसमें अकेले संथाल आबादी ही 27,54,000 के करीब है। मतलब समझ गए कितने जरूरी हैं चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में, कितने जरूरी हैं। समझ गए आप? सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे और 3 जुलाई 2024 तक बने रहे, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा मांग लिया था, जिसके बाद से चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे और चंपाई ने 19 अगस्त को पोस्ट करके भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा चंपाई सोरेन ने 3 विकल्प बताया। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, दूसरे दल में शामिल होना। इस पोस्ट के बाद झारखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीति में भूचाल मच गया। बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जाने लगा, बड़े बड़े नेता मिलने लगे। चंपाई सोरेन ने पहले तो अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन अब वो सीधे तीसरे विकल्प के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी भूमिका क्या बीजेपी में शामिल होने के पहले की बनाई जा रही थी? अब चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं आइए गले लग जाइए, स्वागत कर रहे हैं, खुश हैं, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। क्या कह रहा है विपक्ष और क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुना दीजिए एक बार। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह जी चंपाई को लेकर के चंपत हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। जो उनका तेवर था भाजपा की नीतियों के लिए, नियत के लिए, अब कैसे सब पर डिलीट बटन दबा देंगे? उन्होंने विधानसभा में संभवतः कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। अगर आप किसी को नई जिम्मेदारी दें और उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएं कि वो फिर पार्टी ही छोड़ दे, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा जो है प्रेसिडेंस नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने उनको यूज एंड थ्रो किया, कह सकते हैं कि एक ट्राइबल लीडर को इस प्रकार से अपमानित करने का काम वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के इस व्यवहार से बहुत प्रताड़ित हुए हैं। जहां पर भी चुनाव आता है वहां पर वो दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करके अपने यहां ले जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यही तो आजादी दी है कि चाहे जहां जाइए स्वतंत्र हैं,
तो कोई भी कहीं जा सकता है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं, ये जब चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। संविधान में अधिकार है, कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इस स्वतंत्रता का एहसास आपको बहुत ज्यादा है। खैर चलिए, चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगा विस्तार से बताते और दिखाते रहेंगे। चुनावी राज्य है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, और अगली खबर क्या है, छतरपुर कांड का आरोपी शहजाद अली गिरफ्तार हो गया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, और ये बताने में, ये दिखाने में वो सफल हुए हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कानून का उल्लंघन करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छतरपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हाजी शहजाद गिरफ्तार हो गया है। 21 अगस्त को हिंसा के बाद से ही हाजी शहजाद गायब था। एक हफ्ते बाद शहजाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देख लीजिए शहजाद की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर गिरफ्तारी के वक्त की है और दूसरी तस्वीर कोर्ट में पेश करने की है। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में थे शहजाद महोदय। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने घेराबंदी करके शहजाद को कोर्ट के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जिला अस्पताल से मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया। शहजाद पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। जब शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया तो कड़ी सुरक्षा थी। 3 दिन की रिमांड पर शहजाद को भेज दिया गया है। आरोपी शहजाद पर 10,000 का इनाम घोषित था। लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आज हाजी शहजाद को पकड़कर पुलिस उसी थाने में ले गई जहां पथराव हुआ था। जरा सुन लीजिए गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। ये व्यक्ति घटना के बाद से अलग अलग स्थानों पर रहा। पूछताछ पूरी की जा रही है, हमारी टीम बनी हुई है और उसके संबंध में जो भी तथ्य आएंगे तो अवगत कराया जाएगा। ये ट्रैफिक थाने के पास से छतरपुर से इसको अरेस्ट किया। अन्य फरार जो आरोपी हैं इन पर भी हमारी टीम लगी हुई है और 1 बाय 1 सभी को, जो भी इसमें आरोपी हैं उपद्रवी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या प्लान था, इन तमाम मामलों पर पुलिस पूछताछ कर रही है। जब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तमाम इनपुट के जरिए जानकारी जुटा रही थी तो हाजी शहजाद ने वीडियो जारी किया था जहां उसने बोला था कि थाने पर पत्थर चलाना किसी की साजिश थी। खैर, हाजी शहजाद के इन तमाम आरोपों को नजरअंदाज करते हुए राज्य की पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली। छतरपुर के एसपी आगम जैन ने साफ कह दिया है कि जो भी अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। सबकी गिरफ्तारी के लिए इनपुट जुटाया जा रहा है। पुलिस किसी को नहीं छोड़ने वाली है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में समुदाय पर आपत्तिजनक बयान के खिलाफ 21 अगस्त को बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। पुलिस और भीड़ के बीच बातचीत के दौरान बहस हुई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। हमले में थाने के थानेदार और 2 जवान घायल हुए। यह हुआ था छतरपुर में। पुलिस वाले घायल हो गए थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। हिंसक भीड़ ने थाने में खड़े वाहनों से भी तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जा सकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और दोषियों को जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। और उसके बाद सबसे तगड़ी कार्रवाई तो छतरपुर में मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर ही की गई। 22 अगस्त को हिंसा के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के चमचमाती इमारत पर बुलडोजर चला और करीब 20,000 वर्ग फीट में बना बंगला तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली 21 अगस्त को भीड़ में ज्ञापन सौंपने वालों में सबसे आगे था। इस मामले में अब तक 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी कार्रवाई जारी है। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे हॉट टॉपिक या सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों छतरपुर बना हुआ है। जो भी अपडेट होगा विस्तार से आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन अगली खबर क्या है, अगली खबर देख लीजिए। अगली खबर है, कलेक्टर मैडम पता करिए ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। देख लीजिए, गुरुजी लोग खड़े हैं, ये सब खड़े हैं। और ये खबर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, देख लीजिए, क्योंकि बहाने सब बनाते हैं। हमारे दफ्तर में भी कुछ लोग लेट आते हैं
तो व्हाट्सअप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि आज बारिश हो रही है, आज कैब बुक नहीं हो रही है। हर जगह बहाने बनाते हैं। लेकिन ये कैसा बहाना है, ये कैसा बहाना है जिससे कलेक्टर चिंतित हो गई हैं जिले की। बहाना तो आप सब करते होंगे, कभी ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए बहाना, लेट हो जाने पर बहाना। इतना सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार ये तो मेरी बात कह रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। कुछ लोग तो आज ही बहाना मार के छुट्टी लिए होंगे। लेकिन अब मामला छुट्टी और लेट होने के बहाने से कहीं ऊपर जा चुका है, कहीं ऊपर जा चुका है। क्या मामला है चलिए बता देता हूं। अब लोग ट्रांसफर रुकवाने के लिए बहाना बना रहे हैं, वो भी एक दो नहीं, 11 लोगों ने एक जैसा बहाना बनाया है। देख लीजिए। अरे भाई बहाना बनाना ही था तो आपस में बात कर लेते, अलग अलग बहाना बना लेते। सुनने में हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। केवल बहाने की बात नहीं है, बात भ्रष्टाचार की है। और सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना अंदर तक बैठ चुका है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि भ्रष्टाचार किसने किया। लेकिन ये विस्तार न्यूज़ पूरी खबर जान लीजिए। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां शिक्षा विभाग में अतिशेष टीचर्स के तबादले होने थे। अतिशेष टीचर्स का मतलब होता है कि अगर किसी स्कूल में कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा हैं तो उनका तबादला किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में 20 टीचर्स की जरूरत है और वहां 24 टीचर्स तैनात हैं तो 4 टीचर अतिशेष माने जाएंगे और उनका तबादला वहां किया जाएगा जहां टीचर्स की कमी है। लेकिन इस तरह के केस में उन टीचर्स को छूट रहती है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। समझ गए? उनको छूट रहती है जिसको कोई गंभीर बीमारी है। बस इसी नियम का फायदा उठाने के लिए रीवा जिले के बदराव हायर सेकेंडरी स्कूल के 11 गुरुजी को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताकर अतिशेष सूची से बाहर रखा गया। जब एक ही स्कूल के 11 टीचर्स को ब्रेन ट्यूमर की जानकारी सरकारी पोर्टल में अपलोड हुई, विस्तार न्यूज के हमारे साथी विवेक तिवारी पहुंच गए स्कूल। भाई हमें भी तो जानना था कि ऐसा कौन सा स्कूल है जहां एक साथ 11 टीचर्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। आप भी समझ रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कौन सा स्कूल। विवेक तिवारी भी जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्राचार्य ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारे तो सारे टीचर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी है ही नहीं। हमें इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई तो हमारे सहयोगी उन टीचर्स के पास भी पहुंच गए जिनका नाम ब्रेन ट्यूमर वाली लिस्ट में शामिल था। यहाँ जो पता चला वो भी हैरान करने वाला था। उन टीचर्स ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कोई बीमारी है। पहले सुन लीजिए फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए गुरुजी क्या कह रहे हैं। ये तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं, पूरे स्टाफ से हमने मुलाकात की है और इन शिक्षकों से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये जानकारी दी गई और क्या ये सही है कि आप ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर। जी नहीं, हम लोगों की जानकारी में कुछ भी नहीं है। अभी पोर्टल में जब जानकारी देखा मैं तब पता चला कि ऐसा ऐसा है, पोर्टल में ज़रूर दर्ज है, पर ये हम लोगों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी प्रकार की बीमारी से हम लोग ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हैं। मैडम आपका भी नाम ब्रेन ट्यूमर में आया है, क्या बीमारी किसी प्रकार की है आपको? नहीं, हमें किसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। जानकारी कैसे वहाँ तक रही? हमको तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। लीजिए, अब एक ही स्कूल के 11 सरकारी टीचर ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं और वो खुद भी इस बात से मना कर रहे हैं, तो मामला इतना सीधा तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपनी पड़ताल और आगे बढ़ाई और पहुंच गए टीचर्स के संकुल के बाबू के पास, जिसके पास ये सारा काम है। बाबू साहब को आप समझ ही रहे होंगे, सरकारी डिपार्टमेंट बाबू साहब, यानी डाटा अपलोड करने का काम है जिस बाबू साहब के पास। बाबू साहब ने पूरे मामले को टेक्निकल फॉल्ट बता दिया, कहा यह तो सॉफ्टवेयर की गलती है। मतलब दोष किसी का नहीं है, सॉफ्टवेयर ने बीमार कर दिया, इसने ब्रेन ट्यूमर कर दिया। सुन लीजिए बाबू साहब को क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के कारण कुछ इस तरह की समस्या आ गई हो और जो इस तरह के केसेज हैं वो पूर्व से ही चिन्हित होते हैं। तो संकुल से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से किसी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह लिख देना। ये निश्चित रूप से तकनीकी समस्या है। बाबू साहब यानी पांडे जी की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही है, कैसेट थोड़ी फंस रही है। कह रहे हैं कोई प्रावधान नहीं है, तो प्रावधान नहीं है तो ये गलती पोर्टल ने कर दी क्या? इतना तो आप समझ ही गए होंगे
कि ये पूरा घोटाला केवल ट्रांसफर रोकने के लिए किया गया था। और आपने देखा ही होगा कि चुनाव में ड्यूटी ना लगे इसके लिए टीचर जमीन आसमान एक कर देते हैं। कलेक्टर जिसको ड्यूटी लगानी होती है वो कलेक्टर भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। कहां से सिफारिश आती है, मंत्री से लेकर विधायक तक। तो सोचिए अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। अब जब मामला इस स्तर पर पहुंच गया कि सब अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, तो हमारे सहयोगी सीधे कलेक्टर के पास पहुंच गए। सुनिए कलेक्टर मैडम ने क्या कहा है, सुनाइए भाई। 2022 में एक डेटाबेस तैयार हुआ था जिसमें गलत तरीके से ये एंट्री करना पाया गया है और इसी संबंध में हम लोगों ने 28 तारीख को मेडिकल बोर्ड भी बैठाएंगे और ऐसे सभी लोगों का परीक्षण कराया जाएगा जिन्होंने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है। ये संभव है कि कुछ लोग इसमें बीमार भी हों, कुछ लोगों के जेन्युइन केसेस होंगे, उन केसेस को अलग करते हुए बाकी जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन भी भरी है या जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन भरवाई है उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कलेक्टर मैडम पता करिए कि ब्रेन ट्यूमर टीचर्स को हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पूरे सिस्टम को ही ट्यूमर हो गया है। गजब बहाना चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। और अगली खबर, सावधान हो जाइए भाई, कोरोना जैसे लक्षण मिल रहे हैं, वायरल बीमारी फैली है और आपकी चिंता है। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ध्यान रखिए। आज ऑफिस में आया तो पता चला ऑफिस में भी बहुत लोग बीमार हैं, छुट्टी पर हैं। तभी तय कर लिया आपका अपना चैनल आज आपकी सेहत की बात करेगा। और जब अलग अलग शहर के अपने सहयोगियों से बात किया तो पता चला मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है। आपको सावधान करना जरूरी है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा की तस्वीर देखिए। वायरल फीवर से सब बेहाल हैं, परेशान हैं। मरीजों की स्थिति क्या है, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे और सुनाएंगे, क्योंकि मामला सीधे आपके सेहत से जुड़ा है। शुरुआत राजधानी भोपाल से कर लेते हैं। आपको कोरोना का समय तो याद ही होगा। हर घर में खांसी, बुखार, सर्दी जैसे ही लक्षण दिख रहे थे। टेस्ट कराओ तो कोविड पॉजिटिव आता था। 2020-21 में जो लक्षण कोविड पेशेंट में पाए जा रहे थे, कुछ वैसा ही लक्षण अभी देखने को मिल रहा है। लोगों के फेफड़े तेजी से खराब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब लोग निमोनिया, वायरल फीवर से पीड़ित होकर अस्पतालों में आ रहे हैं, तब जांच के बाद यह दिक्कत सामने आ रही है। इसको नया वायरल का नया स्ट्रेन बताया जा रहा है। डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। देश दुनिया के जो जानकार डॉक्टर वो यही बता रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना लगातार खुद में बदलाव करता रहेगा और हमेशा इंसानों के बीच रहेगा। और यही वजह है कि मौसम के साथ वायरल फैल रहा है। सुन लीजिए डॉक्टर विजय सक्सेना क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हॉस्पिटल में पेशेंट्स कुछ आ रहे हैं जो ट्रैवलिंग की हिस्ट्री, जैसे हमने कोरोना में पाया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान और भीड़ भाड़ के एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर के साथ में निमोनिया डेवलप हो रहा है। कोविड टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है। ये बात पहले भी अगर आप याद करें तो कोविड के दौरान बोली गई है कि वायरस जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करता रहता है। वायरस जो है वो अभी चेंज हो गया है। ये कोविड नहीं है, लेकिन कोविड की तरह दूसरे वायरसेस। रीवा की बात करते हैं। लंबी मरीजों की लाइन देख लीजिए। यहाँ भी लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों में 70% मरीज वायरल फीवर के मिलते हैं। मौसम में बदलाव के साथ नमी आने से यह समस्या देखने को मिल रही है। एक दिन में 1000 से ज्यादा ओपीडी वायरल फीवर के ही दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने भेजा है। दिखाइए जरा लोग कितने परेशान हैं और कितनी बीमारी फैल रही है। वायरल फीवर के नए केस आ रहे हैं और कोविड जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मेरे को 6 दिन से बुखार है लगातार। बहुत वृद्ध हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। कल रात में बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ और सर पूरा चकरा रहा है। भीड़ इतनी है कि जगह पैर रखने की नहीं है। अब जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर में भी रीवा जैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से लोग परेशान हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं बची।
मरीजों को फर्श पर लिटाना पड़ रहा है। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बावजूद अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने जबलपुर से रिपोर्ट भेजी, देख लीजिए। इस समय मौसमी बीमारियों का कहर टूट रहा है। ये फर्श पर लेटी हुई हैं क्योंकि इन्हें बेड नहीं मिला है। बेड नहीं मिला। आज 1 महीने से इतनी दवाई करान बुखार आती रही है। चलिए अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर में भी उमस भरी गर्मी ने वायरल संक्रमण बढ़ा दिया है। रोगियों को वायरल निमोनिया हो रहा है। संक्रमण के चलते जया रोग और जिला अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में 35% मरीज बढ़ गए। हालात ऐसी है कि हर घर में बीमार मिलने लगे। जिला अस्पताल में मेडिसिन में 30% वायरल फीवर के मरीज हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, देख लीजिए। बच्चे भी सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं। ग्वालियर में बच्चों के पीड़ित होने का आंकड़ा बता रहे हैं। डायरिया के 20 से 30, पीलिया के 10 से 15 और सर्दी खांसी के 40 से 50% बच्चे शिकार हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएमएचओ, सुन लीजिए। वायरल इन्फेक्शन है और ये इस मौसम में होता है। बरसात के समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए इस वायरल इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये संख्या बढ़ी है, वायरल फीवर, जुकाम के बुखार की संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। मकसद है आपको सावधान करना। बहुत बड़ी समस्या है, हर तरफ लोग परेशान हैं वायरल फीवर से। आने वाले समय में इस वायरल की क्या संभावना है, सुनिए डॉक्टर क्या क्या बता रहे हैं, सुनाइए जरा। कोविड में भी पहले जो एक पहला वाला फेज़ था वो उतना लीथल नहीं था। सेकंड फेज़ जब आया था वो इट वाज वेरी लीथल। सिमिलरली वो एक फेज़ है, वो फेज़ निकलेगा, इसके बाद म्यूटेशन होगा, हो सकता है वो उतना लीथल ना हो। सो ये एक फेजिक फिनोमेना है। खतरे की घंटी तो है, सावधान आपको करना जरूरी है। कोविड की तरह इसका अगला फेज हो सकता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन संभल जाइए भाई। विस्तार न्यूज़ ने डॉक्टर से विस्तार से बातचीत की है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बता देते हैं। हम तो सब कुछ बता देते हैं। हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बिना हाथ धोए हाथ को आँख, नाक, मुंह पर ना रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। ये सारे प्रोटोकॉल वही हैं जो केंद्र और राज्य सरकार ने जारी किया है। आपके स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए बता रहा हूँ, सब कुछ विस्तार से दिखा रहा हूँ। चलिए अब अगली खबर क्या है ये बता देता हूँ। और अगली खबर देख लीजिए। मैं विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरा सम्मान कीजिए। और विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसे जनता चुनती है, अगर उसका सम्मान ना हो तो अपमानित तो महसूस होगा ही। लेकिन खबर कहाँ की है, खबर कहाँ की है ये बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। अगर आप विधायक बन जाएं तो पूरे इलाके में अलग ही भौकाल होता है आपका। कहीं भी जाएं पूरा सम्मान मिलता है। विधायक होने का पावर तो होता ही है, जलवा जलाल भी मेंटेन रहता है। लेकिन अगर विधायक जी को किसी सरकारी कार्यक्रम में न्योता ही नहीं भेजेंगे तो बवाल तो मचना ही। जनता ने चुना है भाई, जनता ने चुना। बलरामपुर जिले में बीजेपी की विधायक नाराज हो गई हैं। सामरी विधानसभा की विधायक नाराज हैं और मंच से ही अधिकारियों पर भड़ास निकाल रही हैं। विधायक जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। सुनाइए क्या कह रही हैं। इतना बड़ा 4 करोड़ 42 लाख रुपए का आज लोकार्पण कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे ना तो बिजली विभाग, ना स्वास्थ्य विभाग इस क्षेत्र की विधायक से कोई संपर्क नहीं किया। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि ये सामरी विधानसभा का विधायक जो है वो सामरी विधानसभा के लिए पहला प्रोटोकॉल है, लेकिन कोई अधिकारी हमसे संपर्क नहीं किया। ऐसा प्रशासन नहीं चलेगा। प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा भाई, प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा। सामरी की विधायक
उद्देश्वरी पैकराज जब मंच से ये बोल रही थी तब मंच पर सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद थे। वीडियो 24 अगस्त का है, अब वायरल हो रहा है, तो हम सोचे आपको विस्तार से दिखा दें, बता दें, समझा दें। सामरी विधानसभा में 4 करोड़ 82 लाख रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया था। अधिकारियों ने सांसद चिंतामणि महाराज को बुलाया, लेकिन स्थानीय विधायक को बुलाना भूल गए या बुलाया ही नहीं। ये अंदर की बात है, लेकिन विधायक ने तो अधिकारियों को चेतावनी दे दी, बीजेपी सरकार में ये सब नहीं चलेगा, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलना होगा। वीडियो वायरल हुआ तो अब विधायक जी क्या कह रही हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए विधायक। वे तो एसडीएम साहब की व्यवस्था थी, अब कैसी व्यवस्था थी इसको तो आप लोग खुद ही देखे हैं, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। वे तो एसडीएम साहब की व्यवस्था थी, अब कैसी व्यवस्था थी इसको तो आप लोग खुद ही देखे हैं, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। ये केवल अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी है या मामला कुछ और है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल जो विधायक की नाराजगी थी ये आपको हमने दिखा दी है। अंदर की खबर आ ही रही होगी, रास्ते में कहीं फंसी है, याद रखिएगा। हो सकता है ईगो हर्ट का मामला, हो सकता है अधिकारियों से नाराजगी हो सकता है सांसद और विधायक में कुछ खटपट हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कयासों के बाजार में नहीं जाएंगे। अंदर की खबर जो आएगी वो आपको बताएंगे। चलिए अगली खबर क्या है, बता देते हैं। देवेंद्र यादव को जमानत नहीं मिली है और ये बहुत ट्रेंड हो रहे हैं। देवेंद्र यादव गजब देखे जा रहे हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी, टेलीविजन, अखबार, जहां देखेंगे आप देवेंद्र यादव को लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की। बालौदा बाजार मामले में विधायक देवेंद्र यादव 7 दिन और जेल में रहेंगे। कितने दिन? 7 दिन। आज देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन आज भी कोर्ट से देवेंद्र यादव को राहत नहीं मिली। सुनवाई के बाद देवेंद्र यादव की रिमांड 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कितने? 3 सितंबर तक। देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव का नाम एफआईआर में अंत में इसलिए जोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक देवेंद्र यादव को जेल में रखा जा सके। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। ये तो चालान एक प्रस्तुत नहीं कर रहा है, वो तो षड्यंत्र पूर्वक आखिरी जो एफआईआर हुआ है उसमें उसका नाम जोड़ा है ताकि उसे 40 या 60 दिन तक रोका जा सके। एक बदले भाव से काम कर रहा है। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को 90 दिनों के भीतर चालान पेश करना है। देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को बालौदा बाजार पुलिस ने उनके भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और अभी 3 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। इस मामले में देवेंद्र यादव के वकील का क्या कहना है वो भी सुना दीजिए। सुनाई भाई, वकील साहब क्या कह रहे हैं। आज भी पुलिस के द्वारा कोई भी अभियोग पत्र उनके विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारे द्वारा देवेंद्र यादव जी की ओर से पुलिस को रिमांड दिए जाने पर आपत्ति की गई है। क्योंकि पुलिस के पास कोई साक्षी नहीं है, तो ये सिर्फ समय मांग कर उनके विरुद्ध साक्ष्य गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। देवेंद्र यादव के खिलाफ बालौदा बाजार हिंसा का पहला मामला जांच में नहीं है। उनके खिलाफ कोयला घोटाला और कथित एमएमएस मामले की भी जांच चल रही है। पहला मामला नहीं है बालौदा बाजार वाला। 17 अगस्त से एक अपडेट बता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। और इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी कौन है भाई, दिखा दीजिए। पांडे जी क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है, ठीक है। चलिए, देवेंद्र यादव का हाल बढ़िया नहीं है, लेकिन 7 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, देवेंद्र यादव को 7 दिन और जेल में रहना पड़ेगा, मतलब कुल 17 दिन हो जाएगा उनको जेल में रहने में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इन पिछले 10 दिनों में क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है और आज जब देवेंद्र यादव की रिमांड 7 दिन और बढ़ाई गई तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, नेशनल ट्रेंडिंग में 4-5वें नंबर पर है कि हम देवेंद्र यादव के साथ हैं, आई स्टैंड विद देवेंद्र यादव। और 6000 के करीब ट्वीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बना रही है, लगातार एग्रेशन में है। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो लगातार ये कह रही है कि देवेंद्र यादव ने गलत किया है, वहाँ हिंसा भड़काई है, इसलिए जेल में है। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स जो है पिछले 10 दिन से देवेंद्र यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है।
चलिए ठीक है, जो राजनीति होगी वो बताते रहिएगा, लेकिन आपको इस तरह से रायपुर दफ्तर में देख लेता हूं और पीछे जगदीश बैठे हुए हैं उनको भी देख लेता हूं, नए सहयोगी वतन आए हैं उनको भी देख रहा हूं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अच्छा लगता है। ऐसे लाइव जुड़ जाया करिए तो दूरी कम हो जाती है। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। नाक तोड़ डाला है दरोगा साहब का। कांग्रेस के प्रदर्शन में दरोगा साहब घायल हो गए हैं। बताइए ऐसा प्रदर्शन क्यों करना कि पुलिस वाले को घायल कर देना, ऐसा प्रदर्शन क्यों करना कि बवाल हो जाए, ऐसा प्रदर्शन क्यों करना कि जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, नेताओं के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे। आज भिलाई में बहुत बवाल हुआ है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और हल्का बल का प्रयोग किया, तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसमें एक पुलिस अफसर घायल हो गए। थानेदार साहब की तो नाक टूट गई और खून से लथपथ हो गए। देखिए वीडियो। सबसे पहले घायल पुलिसकर्मी को दिखा दीजिए भाई, नाक पकड़ के भाग रहे हैं। इनका नाम कपिल देव पांडे है, जमुला थाना के प्रभारी हैं। आज भिलाई में 3 थाने के घेराव में इनकी ड्यूटी लगी थी, पर थानेदार साहब को चोट लग गई। कैसे घायल हुए इस पर जांच चल रही है, लेकिन इस बवाल के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, ये भी आपको समझा देता हूं। चलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए। 24 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदेश भर में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। दुर्ग जिले की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली थी। भूपेश बघेल अपने घर से दुर्ग के लिए निकले, लेकिन सिरसा गेट चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ उनके काफिले को रोक दिया। खूब बवाल हुआ। भूपेश बघेल को भीड़ से उनकी गाड़ी को निकलवाने के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को घेर लिया। जय श्री राम के नारे के साथ भूपेश बघेल को अभद्र टिप्पणी की गई उनके खिलाफ। इससे भूपेश बघेल भी भड़क गए, वो भी गुस्सा गए। वीडियो दिखा दीजिए जिसमें काफिलों को रोका गया है। दिखाइए वीडियो, देख रहे हैं अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं, वो पहले सुन लीजिए, सुनाइए। ये सरासर गुंडागर्दी बजरंग दल के द्वारा किया गया है, कोई पूर्व सूचना नहीं, और इस प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की गई है। सुरक्षा सरकार के देने की जिम्मेदारी है, और मुझे सिरसा गेट चौक में दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे मुझे रोक रहे थे और बदतमीजी की, धक्का मुक्की। भारी बवाल के बाद भूपेश बघेल दुर्ग में प्रदर्शन स्थल पहुंचे। मंच से जिले के एसपी को भूपेश बघेल गुंडा कह रहे हैं और बघेल चेतावनी भी दे रहे हैं, एसपी जान ले, दुर्ग जिला है, यहाँ पर कई आए कई गए, यहाँ की राजनीति अलग तरह की होती है। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो भी दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। मतलब सबसे बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। एसपी में कहना चाहता हूं, यह बड़े बड़े तुर्रम खावन, बड़े बड़े अधिकारी बन के, बड़े बड़े नेता बन के अप्रोच लेकर आए। इतिहास में पढ़ ले दुर्ग जिला के बड़े बड़े तुर्रम खावन हिल बोरिया बिस्तर बांध के चल दे। कह रहे हैं बड़े बड़े तुर्रम खां आए हैं, बोरिया बिस्तर बांध के चले गए हैं। भूपेश बघेल जब मंच से बोले तो पूर्व सीएम का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब इस धमकी को सुनकर भिलाई के वायरल विधायक राकेश सेन गुस्सा गए। विधायक जी क्या कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए। भूपेश बघेल जी, आपने दुर्ग जिले के एसपी को गुंडा कहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं भूपेश बघेल जी, आपने पुलिस विभाग को का मनोबल गिराने का काम किया है। आपने कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी जो रात दिन हम सब की सुरक्षा में लगे रहते हैं, पूरे दुर्ग जिले की जो चैन की नींद जो सोती है पब्लिक, उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो पुलिस विभाग का, जो हमेशा तैनात रहते हैं। आपको पुलिस विभाग से माफी मांगना चाहिए। राकेश सेन कह रहे हैं भूपेश बघेल माफी मांगिए, इन पुलिस वालों के दिन रात की ड्यूटी से हम चैन से सोते हैं। और आज कांग्रेस के थाना घेराव में पुलिस वाले की नाक टूट गई तो खूब बवाल हुआ। जिस एसपी को भूपेश बघेल धमकी दे रहे हैं उनसे हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने बातचीत की है, सुना दीजिए। जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला क्या कह रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोकने के मामले में आज कांग्रेसियों ने भिलाई 3 थाने का घेराव करने का प्रयास किया। उससे पहले पुलिस ने उसे खदेड़ लिया। उस पर बात करने के लिए दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला मेरे साथ में। सर, किस तरह से कांग्रेस यहाँ पे थाने का घेराव करने पहुंचे थे और किस तरह से रोका गया? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 3 दिन पहले वो कारकेड रोकने का और उस पर एक्स-सीएम जी का एक वो आरोप था कि चूक हुई है, जिसके संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज हुई है। और उसी को लेके कांग्रेस की तरफ से कल सुबह हमको ये सूचना दी गई थी कि हम घेराव करेंगे अगर 48 घंटे के अंदर वो लोग सारे लोग अरेस्ट नहीं हुए तो, जिसके संदर्भ में हमने पूरी तरीके से कल शाम को ही हमने अरेस्टिंग कर दी और इसकी सूचना भी इनको हमने कल रात में और आज सुबह ही प्रदान भी कर दी थी कि वो सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं और आप अपना घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। देखिए, कानून के तहत चलना है। दुर्ग एसपी का कहना है कानून के तहत आप रहे और कानून के तहत सारे कानून का सहयोग करें। अगर कानून के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा। चलिए, तो कुल मिलाकर भिलाई बवाल की कहानी विस्तार से बता दिया हूं। अब अगली खबर क्या है ये भी बता देता हूं। अगली खबर क्या है देख लीजिए। रील बनाने वाली पत्नी सावधान। इस समय हर घर में रील बन रहा है, हर घर में रील बन रहा है और यूं कहिए कि पूरा देश रील ही देख रहा है। रील का खुमार आजकल गजब का चढ़ा हुआ है। कोई रील बनाना पसंद करता है तो किसी को रील देखना पसंद है। व्यूज़ के लिए बहुत मारामारी होता है भाई। भोपाल में एक महिला को रील बनाना बहुत भारी पड़ गया, जान ले ली गई, महिला की जान ले ली गई। बहुत सनसनीखेज घटना है। चलिए पूरी खबर बता देता हूँ। तस्वीर देख लीजिए। आरोपी दिलीप और मृतका छाया की तस्वीर है। आरोपी पति ने पत्नी की इस वजह से जान ले ली क्योंकि यह युवती रील बनाती थी। महिला को रील बनाना पसंद था जो आरोपी को कतई रास नहीं आ रहा था। भोपाल की कहानी है। छाया जो रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी वो उसके पति को पसंद नहीं आया। 10,000 फॉलोवर थे महिला के। छाया का रील सोशल मीडिया पर छाया रहता था। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई, विवाद बढ़ गया। मना करता था कि मत बनाओ रील, मत डालो सोशल मीडिया पर। अंजाम देखिए क्या हुआ। दिलीप ने छाया को मौत के घाट उतार दिया, मार डाला, जान ले ली। ये वीडियो देखिए, हत्या से पहले का वीडियो है। इस वीडियो को हत्यारे दिलीप यादव ने बनाया, खुद बनाया। वीडियो में दोनों पति पत्नी के बीच बहस हुई थी। हत्या से पहले का 3 वीडियो सामने आया है। छोटी छोटी क्लिप है। ये वीडियो बनाने के बाद ही आरोपी ने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। दिलीप की एक 4 साल की बेटी भी है। अपनी मां के शव के पास बैठकर मासूम रोती रही। दिखा दीजिए हत्या से पहले का वीडियो, दिखाइए इस वीडियो। मुझे बदनाम करने के लिए सबूत मिटा रही है। सबूत मेरे हाथ लग गए तो मिटाने के लिए फांसी लगाने की धमकी दे रही है। मिटाओ सबूत कह रही है। मेरी जरा सी लड़की है, पूरी जिंदगी नरक बना दी सब। मुझे बदनाम करने के लिए सबूत मिटा रही है। सबूत मेरे हाथ लग गए तो मिटाने के लिए फांसी लगाने की धमकी दे रही है। मिटाओ सबूत कह रही है। मेरी जरा सी लड़की है, पूरी जिंदगी नरक बना दी सब। आरोपी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद थाने भी पहुंच गया पति। बहुत सनसनीखेज और अजीबोगरीब खबर है। अब आप नंबर भी देख लीजिए जिस पर आपको अपनी खबर भेजनी है। आप समझ रहे हैं? ये खबर दिखाइए भाई, दिखाइए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप सीधे मुद्दे की बात द एडिटर शो विस्तार न्यूज में कोई भी खबर चाहते हैं, आपकी अपनी समस्या दिखाना चाहते हैं, सिस्टम आपको नहीं सुन रहा है, जिम्मेदारों के कानों में रुई डला हुआ है और कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप कुछ मत करिए। आप 8282824982 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप फोन बहुत कर रहे हैं, फोन मत कीजिए, फोन मत कीजिए, केवल आप व्हाट्सएप कीजिए। आपकी समस्या हम दिखाएंगे। समझ गए आप? हिंदी में भी बता देता हूं, 8282824982। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपके फ़ोन आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी व्हाट्सएप आप कर रहे हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करने के बाद हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपकी समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगी। समय ज़्यादा हो गया है, 8:52। मुझे इजाज़त दीजिए।